जी नमस्कार, मैं प्रीतम भरतवाण आज ब्रह्मिकॉल टॉक्स में आया हूँ। मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और मैं ब्रह्मिकॉल टीम की जो ये थीम है इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इस टॉक्स में मुझे आमंत्रित किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ नमस्कार पुनः करना चाहूँगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं आपने अनेकों शो में और बहुत सारे मेरे प्रोग्राम्स, मेरे इंटरव्यू में मेरे बारे में जाना है, सुना है, पर हर बार कुछ न कुछ नया होता है। हर बार कुछ न कुछ ऐसी नई बात अपनी स्मृति पटल पर होती है, आप लोगों तक पहुंचती है और उसको सुनने की जिज्ञासा हमें बताने में अच्छा लगता है और आपको सुनने में अच्छा लगता है। तो ब्रह्मिकॉल टॉक्स में आज मैं अपने जीवन की कुछ ऐसी कहानियाँ, ऐसी यादें आपके साथ साझा करूँगा जो शायद जीवन एक लंबा हिस्सा होता है, जीवन की प्रक्रिया लंबी होती है और स्मृति पटल पर कुछ ख़ास बातें ही रहती हैं जिनको आदमी साझा करता है। एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहाँ लोक संगीत मुझे विरासत में मिल गया। मेरे दादाजी, उनके दादाजी, उनके पिताजी, मेरे पिताजी परंपरागत रूप से गंधर्व विधा, गायन विधा के जानकार रहे हैं। गायन और वादन, ये सब गायन, वादन, नृत्य, ये एक दूसरे का पूरक है। मेरे दादाजी बहुत अच्छे गवैया थे, मेरे पिताजी बहुत शानदार गाते थे और लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बहुत शानदार प्ले करते थे, बजाते थे। उनका कंठ भी सुरीला था। मेरे पिताजी लोग 3 भाई, सबसे बड़े मेरे ताऊ जी श्री स्वर्गीय श्री अवलदास जी, फिर मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री हेमदास जी, फिर मेरे चाचा जी श्री कलमदास जी जो अभी भी हैं, मेरी माँ श्रीमती पूर्णा देवी जो माँ का सानिध्य सर पे है। मेरे 4 बच्चे हैं, 1 बेटा और 3 बेटियां हैं मेरी। माँ के साये में मैं रहता हूँ। हम सबका बहुत अच्छा माता रानी की कृपा से परिवार है। मेरी माँ है, मेरी पत्नी है श्रीमती रचना भरतवाण, बेटा मेरा शमीर भरतवाण, बेटियाँ राखी, रीना और साधना है। तो इस तरह से परिवार है और भाई हैं, अच्छा खासा परिवार है। तो एक वंशानुगत हम एक ऐसी फैमिली से हैं, ऐसा परिवार है। दादाजी के दादाजी, दादाजी के पिताजी, उनके दादाजी, तो ये कई पीढ़ियों से 5000 साल से चला आ रहा है कि हम लोग एक ऐसी पीढ़ी से हैं कि जहाँ लोक गायन और वादन परंपरागत रूप से है। जहाँ तक मेरे बचपन की बात है, मैं स्कूलिंग के लिए बहुत अच्छा था। शुरू में एक अच्छी प्रतिभा मुझ में आकी जाती थी स्कूल के समय में और मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा रहा हूँ। गांव से ही मैंने पढ़ाई की और उसके बाद क्योंकि हमारे आसपास का इंटर कॉलेज नहीं था, बाहर जाना पड़ा और मसूरी से मैंने फिर पढ़ाई पूरी करी। बचपन का जो बाल्यकाल होता है, उस समय जो आपके अवचेतन में होता है, जो आपके मस्तिष्क में होता है, वो आगे चल कर के आपके साथ आप का कैरियर बन जाता है और वही मेरे साथ हुआ। मेरी बचपन की कहानी ये है कि मेरी सुबह, मेरा जो आरंभ होता था, दिन का आरंभ, वो आरंभ होता था धुयाल सुन करके। हमारे देवता हैं भरत जी महाराज और इसी वजह से हर प्रातःकाल में जो भरत जी महाराज की नौबत बजती थी, उसमें नींद तो बाल निंद्रा टूटती ज़रूर थी, लेकिन उसमें सुनने के लिए कुछ अच्छा मिलता था। और पिताजी बाहर प्रातःकाल में नौबत बजा रहे हैं तो हम इशारों में बजा रहे हैं। वो शब्द ध्वनि, वो गायन ध्वनि हमारे
हृदय में पहुंच रही है कानों के माध्यम से और हम उसको सुन रहे हैं। तो परंपरागत रूप से ऐसे परिवार में जन्म लेने के पश्चात स्वाभाविक रूप से नेचुरली कला आ गई और उसको फिर हमारे घर पे मेरे पिताजी जागरी हैं, गीतांग हैं, गीत और जागर बहुत अच्छे गाते थे। चाचा जी बहुत अच्छा गाते हैं। मैं जब कोई ओकेजन होता था, शादी विवाह का ओकेजन है, कोई सत्यनारायण भगवान की कथा है, कोई देवता की पूजाई है, तो हमारे घर पे माता पिता लोग आए हुए, माता पिताजी सबको बुलाते थे। तो घर पे जो अनुष्ठानिक रूप से जागर पवाड़े लगते थे उसको मैं बड़े चाव से सुनता था, बड़े भाव से सुनता था। तो वो जो है रातों रात अपना बैठ जाना, इन लोगों के साथ आराम से गाना है, सुनना है। और ऐसी स्थिति में जब हम लोगों के घर में पवाड़े हो रहे हैं, जागर हो रहे हैं और मैं उसको ध्यान से सुन रहा हूँ, तो वो स्वाभाविक है कि अपने मेरे मन मस्तिष्क पर छा गए और गायन होने लगा। लेकिन स्कूल के समय में एक और बात बताऊँ, मैं उस समय स्कूल के समय नृत्य भी करता था मैं और गाता भी था। तो कई बार ऐसे कार्यक्रम जब होते थे स्कूल में तो लोग कहते थे यार तू नृत्य भी बहुत अच्छा कर रहा है। गायन में मेरा बचपन का रियाज बहुत अच्छा है, जागरों में, पवाड़ों में, गीतों में। और उस ज़माने में तो ये होता था कि कहीं चले गए तो रात रात को गाना है, डे नाइट की बारातें हुआ करती थी, रात को बैठ गए तो सुना रहे हैं और सुन रहे हैं। तो इस तरह से जीवन बीता है और वो एक स्वाभाविक क्रिया थी। तो लेकिन मेरे पिताजी को ये लगता था कि ये अच्छा गा सकता है, इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये बहुत अच्छा गाता है। तो वो मुझे दिल्ली ले गए। दिल्ली में मेरी आवाज़ उस समय बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, 14-15 साल की मेरी उम्र थी। और जब मैं 17 साल का हो गया तो मैं ऑल इंडिया रेडियो में गया, वहाँ से अच्छे ग्रेड में मैंने स्वर परीक्षा पास करी। 91 में कैसेट्स बनाने के लिए गया और कैसेट्स के माध्यम से एक वॉल्यूम बनाया रंगीली बाबूजी के नाम से, जो बहुत सुपर रहा, बहुत अच्छा रहा। और फिर तौसा बहू आई। तौसा बहू कैसेट्स में 8 गाने होते थे, तब एल्बमों का दौर होता था। तो उसमें मेरी कोशिश रहती थी कि जो हमारी परंपरागत शैली है, जिस शैली में हम गाते हैं, जो शैली लोगों को भाए, क्योंकि हमारे लोकमानस में लोक संगीत को प्रस्तुत लोक के भाव से अगर करा जाए तो वो उसका परिणाम बहुत सुखद होता है, बहुत अच्छा होता है। तो उस तरह से गाया और उसके बाद निरंतर जागर, अगर 7 गाने एक एल्बम में हैं तो एक जागर ज़रूर होगा। और वो जागर उन गानों से भी अच्छा लोगों को लगता था। वो गाने तो अच्छे लगते ही थे। जागर बेसिकली, जागर कुछ अलग, जागर गीत है, जागर एक गायन है। जागर को भी गीत कहते हैं, क्योंकि जागर इसलिए कहते हैं कि वो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठानिक रूप से और मन्नाण इत्यादि में गाए जाने वाला देव स्तुति जो सुर, ताल और लय के साथ प्रस्तुत किया जाए, उसको जागर कहते हैं। भक्ति भाव में वो आ जाता है। हमारे लोक देवी देवताओं की पूजा के निमित्तार्थ जो गाया जाता है वो जागर होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में चलता रहा, कारवां चल रहा है। और फिर 2000 संभवतः 3 में पहली बार हम विदेश में गए कार्यक्रम के लिए, वो उत्तराखंडी कल्चर नाइट के लिए। फिर लगातार वो यात्रा अनवरत अब तक जारी है। दुनिया के बहुत सारे देशों में मैं गया हूँ कार्यक्रमों के लिए। एकेडमिक कार्यक्रम हुए हैं, ढोल सागर की बात हुई है, जागर की प्रस्तुति के लिए मैं वहाँ पर गया हूँ। तो ये सब अनवरत रूप से, और संघर्ष तो जीवन का हिस्सा होता है। संघर्ष को अपने आप पे कभी भी हावी नहीं करना चाहिए और जहाँ तक हो सके संघर्ष के साथ जीना सीखिए। कि जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उस समय कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं,
लेकिन संगीत एक ऐसी चीज़ है, लोक संगीत एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आ सकती है। अगर आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है, आप स्वाभाविक रूप से कलाकार हैं, आप निश्चित रूप से अच्छे कलाकार हैं, आपके अंदर नैसर्गिकता है, तो आपको किसी भी संघर्ष का सामना करते हुए कठिनाई प्रस्तुत नहीं होगी। और संगीत ही एक ऐसा माध्यम है, लोक संगीत, जिस पे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। अगर आप अच्छे हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा आप वादन कर सकते हैं, तो दुनिया आपको प्यार करेगी, दुनिया आपको दिल में बैठाएगी। उसके लिए कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। हम लोगों के उस ज़माने में मेले बहुत लगते थे, तो मेलों में हम लोग जाते थे, तो ऐसे बहुत सारे किस्से होते थे कि उस ज़माने में साउंड नहीं होता था, गांव-गांव में मन्नाण होते थे, तो बुलंद आवाज़, उस समय की एक तरुण आवाज़ हम गाते थे और वो लोगों तक पहुंचती थी, लोग सुनते थे, उसको आनंद लेते थे। मेरे पिताजी जागरी और गीतांग थे। दादाजी मेरे दादाजी बहुत अच्छे गिटार थे उस ज़माने में, बताते हैं पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं। तो उस ज़माने में हम लोगों के साथ कभी कैसे ऐसे संघर्षों की कहानी नहीं आई। मेरे पिताजी ने मुझे स्कूलिंग बहुत अच्छी कराई, मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन मेरे मूल में जो है वो लोक संगीत था और है। क्योंकि लोक संगीत एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप संगीत में ढल गए और आपके पास कंठ है, आपके पास सुर है, आपके पास ताल है, आप दिल के अच्छे हैं, आपका मन अच्छा है, तो कुदरत आपका साथ देगी, ईश्वर आपका साथ देगा। और वही हुआ। मैंने फिर आरंभिक दौर में संगीत की बारीकियाँ सीखी, कंठ को संवारने की कोशिश करी, गुरुजनों की शरण ली। हमारे पूरनमल सैनी जी, ये गुरुजी हमारे हैं, आज भी हैं, उनसे मैंने संगीत का विधिवत ज्ञान लिया और लोक संगीत, लोक कंठ को सुरों के साथ और महीन तरीके से ढाला। मेरे पिताजी, माताजी, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी, मेरे मामा जी, इन लोगों का मुझे बहुत सहयोग रहा। दोस्त मुझे बहुत अच्छे मिले, सारे नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं उन सब के नाम लूं, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं और मैं नाम अगर उच्चारित करूं और कोई एक नाम रह जाए वायदे पे, कोई एक नाम नहीं अगर मैं उच्चारित कर सकता हूं तो वो जाती होगी। इसलिए मेरे दोस्त समझ रहे हैं कि मैं किन के लिए बोल रहा हूं। और ऐसे स्वाभिमानी दोस्त रहे मेरे, हैं आज, जिन लोगों ने मुझे हर झोंके से बचाया, हर हवा से प्रोटेक्ट करा। मेरा जब आरंभ काल था तो मैं एक PPCL कंपनी में काम करता था। तो उस ज़माने में जब मैंने स्कूलिंग मेरी पूरी हुई तो मैं कॉलेज से पहले कुछ समय के लिए एक ठेकेदार जी थे, सूरत सिंह खलोला जी, उनके साथ मैं मुंशी बन गया। 15 रुपये रोज़ पर मैंने काम करा। पहली कमाई मेरी 45 रुपया थी। उसके बाद एक सूरत सिंह भंडारी जी जो हमारे गांव के हैं, वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके साथ भी मैं मुंशी रहा। और उसके बाद में मेरी PPCL एक कंपनी थी, वहाँ नौकरी लग गई। तो मैंने जीवन के ऐसे समय को देखा है, ऐसे कालखंड को देखा है कि जिसमें हम लोग बैठ रखे हैं, रात को बारात आ गई है, गांव में बारात आ गई है, कोई बाहर के लोग, बाहर से बारात आई है तो बोल रहे हैं यार गांव में प्रीति रहता है कोई, मेरा निकनेम प्रीति है गांव में। और हम लोग बैठ गए गांव में, मुझे कहा जा रहा है यार प्रीति आज कुछ सुनना है, क्योंकि उस ज़माने में
डे नाइट के रात में, रात को फेरे भी होते थे, रात भर जगह रहना होता था। डीजे जैसा आज का जो शोर है वो तब नहीं होता था, तब मिठास हुआ करती थी संगीत में। हम लोग शाम को बैठते थे और एक हुड़की अपने पास लेकर के, हमारे पास हारमोनियम होती थी गांव में, और मेरे पिताजी माताजी बिल्कुल मुझे कहते थे कि बेटे जाओ सुनो और सुनाओ। हम वो ले लेते थे, अपने पास हुड़की ले लेते थे और कोई ऐसा प्रसंग सुना देते थे कि जो रात भर कोई गाने भी चल रहे हैं, जागर चल रहे हैं, पवाड़े चल रहे हैं, जागर गीत चल रहे हैं, पवाड़े चल रहे हैं। तो वो हमने वो दौर देखा है। लेकिन वो जो ऊर्जा उस समय संचित हुई है हमारे अंदर, जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा ने आकर के हमारे अंदर वास किया है, वो ऊर्जा हमें आज बहुत कुछ दे रही है, बहुत सम्मान दे रही है। मुझे याद है कि एक बार हम लोग एक ताछला करके एक गांव है, वहाँ पर मैं गा रहा था। तो रात को हम लोगों ने लगभग, ये रातें उस मंगसीर के महीने की रात थी, जब बहुत अच्छा मौसम होता है, विवाहों के अवसर होते हैं, तो हम रात को गा रहे थे और पूरा घर के अंदर गा रहे थे। तो घर में जब लोग बहुत ज़्यादा हो गए तो हम बाहर आ गए, और फिर बाहर उनका जो गोठियार था, जिसको जैसे गढ़वाल में चौक बोलते हैं, वे चौक में जगह कम पड़ गई, तो हम लोग मन्नाण उनके घर के पास ही था, मन्नाण में बैठ गए और हुड़की हमारे पास है और वो पवाड़ा चल रहा है, फिर बीच बीच में गीत चल रहे हैं, जैसे तेली बेमेली सारी रंधा बुदिल बुदी राता, तेली बेमेली सारी रंधन उदिलो बुदी रोता, गाडो छना घाटुड़ी जो कि डांडू छना मारूड़ी, ये तमारे का समझे जो कि ठोकरी लग दिना, तो मोरा डांडा मरुड़ी मां गड़ो सुम्याल का बार बिसी भैंसा बनिया छन, हाँ तो मारा देख दो जंगली जटिया पड़ियों होलो, मारा देख दो नौसुरिया बसुली बजोण लगी चा, कुमो का गढ़मा सरली कुमैन वे की बांसुली सुन दे चित्त को चंचल हिया को हरण वे जान रे मी को, हाँ 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 हाँ। इस तरह के जो हमारे जागर पवाड़े गीत होते थे, मैं रात भर गाता हूँ, आज भी गाते हैं। लेकिन तब की जो ऑडियंस हुआ करती थी, तब के जो लोग हुआ करते थे, मन्नाण में बैठ के, ठंडी हो गई, रात को ठंड लगने लग गई है, तो कोई कमलों लेके छन बैठिया, कोई अपना गोदियों में कह बच्चा छन ले आया, माँ बहनी बैठी छन, आनंद आणु। तो ये जो उस समय का जो दृश्य होता था, तो गाते 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 कब रात खुली पता ही नहीं चला। बीच में जब थोड़ा सा मैं गाते गाते थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा सा विराम लिया, और इतनी देर में कम से कम कई लोग उठ के कि नहीं भाई जरा चाय बनाओ फटाफट, इनका गला ना बैठ जाए, काली मिर्च की चाय आ रही है, लौंग की चाय आ रही है, और चाय पी जा रही है। और उसके बाद पूछा जा रहा है, यार आप तो सब ठीक हो, आपको तो नहीं ठंड लग रही, और आराम से बैठे हुए हैं, गा रहे हैं। गाते गाते मुझे पूरा, क्योंकि पवाड़ा गायन का जो प्रसंग जब होता है वो वीर गाथा पर आधारित होता है, कोई ना कोई कथा चल करके आ रही होती है, और कहीं पर भी जहाँ भी आप रोकेंगे वहाँ पर जिज्ञासा ये बनती है कि इसके आगे क्या हुआ होगा, जरा वो भी सुना दो। तो ये तो गुंजाइश ही नहीं थी कि कहीं आराम करो, वो गाना है पूरा करना है। तो कई बार हम ही कहते थे कि चलो जी अब आराम करते हैं, हम सुबह की तो आप 4 बजने वाली हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो लोग कहते थे नहीं यार प्रीति बंद मत करना यार, प्लीज़ इसको पूरा सुना दे, आगे क्या हुआ जरा वो वाली बात सुना दे। और एक बार पवाड़े को, जो पवाड़ा गायन, जो वीर गाथा गायन, मतलब वो जो गीत है, ऐसे गीतों को अगर आप रात भर गाते जाओ और जितनी बार गाओ उतनी बार अच्छे लगते हैं। फिर मुझे याद है कि जब सुबह हो गई तो उस गांव के सामने, ताछला गांव के सामने एक पर्वत, पहाड़, सरवणा सामने एक गांव होता है। उस डांडा में जब घाम दिखे नहीं, सुबह को आयो, धूप दिखा
तो मुझे लगा कि अरे बाप रे बाप, रात खुल गई और मैं वो जो धौंसी मेरे हाथ में थी उड़ के, वो मेरे ऐसे मैंने अपने पास रखी और मुझे नींद आ गई। तो मुझे नींद आ गई, तो ऐसे नींद आ गई मैं रात भर सोया नहीं। और फिर मैंने थोड़ी देर के बाद घर में पाया, तो इसका मतलब मुझे लोग, उस समय मेरी उम्र कम थी, लोग मुझे ऐसे पकड़ करके ले गए होंगे, सुला दिया होगा। तो जब मैं दिन में जगा फिर, तो मैं घर में था किसी के, तो हमने वो देखे हुए हैं, वो दौर देखे हुए हैं। उसको मैं संघर्ष की बिल्कुल नहीं कहूँगा। वो हमारा लर्निंग, वो हमारा एंथुसिज्म, वो हमारा एक ऐसा दौर था कि जब हम अपने अंतःकरण से गाया करते थे। और वो आज वो हमारा रियाज का दौर था, वो हमारे उस यौवन का जो दौर था कि जब हमको दुनिया बहुत अच्छी लगती थी, आज से भी बेहतर लगती थी। वो दौर इतना अच्छा दौर था। और उसके बाद गांव से एक रात घर आने के सोच रहा हूँ, तो फिर पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि नहीं, आज तो यहीं रुकना है। कोई बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, इसको मत जाने देना, आज दूसरा वाला, हमें कुछ और गीत सुनने हैं, और जागर सुनने हैं, और पवाड़े सुनने हैं। और घर आने का कोई मतलब नहीं होता था, हम लोग बैठे रहते थे। तो वो जो बातें हुआ करती थी, फिर खाने की बारी हो जाती थी कि आज भाई प्रीति ये खिचड़ी क्यों आज यहीं रुका हुआ है, हमारे यहाँ भोजन करेगा ये। अब उस समय मेरी उम्र बहुत कम, 15-16 साल की उम्र, 17 साल मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा उस समय रही होगी मेरी उम्र, 17-18 साल। मैंने उस दौरान बहुत गाया। तो जब मैं घरों में जाता था तो मुझे लगता था कि यार इतने प्यार से लोग खाना खिला रहे हैं। गांव के सयाना जी बोले, आ बेटा जरा बैठ बेटा, तेरे खातर भोजन आज एक चाहिए। तो वो जो स्नेह लोगों का था। मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ एक ही बात सिखाई है कि बेटे, जीवन में ऊंचाइयां हासिल जितनी मर्जी उतनी करो, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहो। आजकल के बहुत सारे बच्चे बहुत जगह जाते हैं तो बोलते हैं जी यहाँ पर ऐसा नहीं है, साउंड ऐसा नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग ऐसे दौर में रहे कि हमने अपने पिताजी के साथ बारातें बजाई। मेरा गांव सिल्ला गांव है, मैं अपने पिताजी और चाचा जी के साथ बारात भी बजा रखी हमने ढोल दमों में। लेकिन वो जो दौर था वो स्नेह का दौर था। वो रात भर हम जगह हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तब भी अच्छा लगता था। आज हम जाते हैं कहीं, बहुत वेल व्यवस्थाएं होती हैं, लोग बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। और मुझे जब जब मेरे अग्रजों का, मेरे बुद्धिजीव लोगों का, मेरे गुरुजनों का, मेरे मित्रजनों का मुझे प्यार मिलता है, तब मैं आसमान की ओर देख करके अपने पिताजी की बात याद करता हूँ कि अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। और मेरी यही कोशिश रहती है, और मैं यही संदेश इस ब्रह्मिकॉल टॉक्स से भी देना चाहता हूँ। नौजवान जो ये कलाकार हैं जिन्होंने ब्रह्मिकॉल टॉक शो बनाया है, ये बहुत अच्छे नौजवान हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं। और ये इनका कालखंड, इनका जो जन्म समय है और इनके जो इस समय ये ग्रो कर रहे हैं, वो ऐसा है कि जहां हम अपनी लोक संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। अब ये बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ भी रहे हैं। और इतना ज़रूर कहूँगा कि जहाँ धूल, दमों, हुड़का, थाली, दौर, ये विधाएं हमारी लगभग समाप्ति की ओर थी, ईश्वर ने मुझे ज़रूर ऐसा माध्यम बनाया कि चाहे वो दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर के प्रोग्राम करने हों, कि ढोल की ताल, ढोल शिव का है और बजाने वाला और ढोली को शिवपुत्र माना जाता है। वो क्या कारण थे, बहुत समय तक वो विलुप्ति के कगार पर क्यों था, उनके पीछे वो दूसरे तरह की बात है, वो दूसरी बहस है। लेकिन ढोल, जिस ढोल से बद्रीनाथ जी जागते हों, जिस ढोल से केदारनाथ जी जागते हों, जहाँ भोग नौबत लगती है, भगवान को भोग दिया जा रहा है, भोजन परोसा जा रहा है परमात्मा के श्री चरणों में, तब ढोल की नौबत बज रही है। जहाँ हमारे रसोइया बद्रीनाथ जी में डिमरी जी जो रसोइया होते हैं, बद्रीनाथ जी का भोग लगाते हैं और उस समय चौक में ढोल की भोग नौबत बज रही होती है। गांव घरों में देवताओं को जगाने का काम ये ढोल करता था। तो आज एक
इस सोशल मीडिया, इस डिजिटल दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इस समय ढोल बजा रहे हैं। परंपरागत रूप से जो पारंगत हैं उनको विशेष रूप से प्रोत्साहन की ज़रूरत है। मैं इस टॉक शो के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहूँगा, जो बच्चों में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखता हूँ जिनमें बच्चे ढोल बजा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनका कंठ भी अच्छा है, उनके हाथ भी अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल, कला जन्म सिद्ध अधिकार है और जिस स्टाइल में मैं जैसे आपको देखता हूँ, जैसे बहुत सारे गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं, ये आपकी नैसर्गिक प्रतिभा है। लेकिन आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। आप डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, साइंटिस्ट भी बने, कला संस्कृति, आप नेचुरल कलाकार हैं, वो बहुत अच्छी बात है। प्रकृति प्रदत्त कलाकार की बात अलग होती है। सुई का मुंह तो कारीगर बनाता है, कांटा कुदरत से निकला हुआ होता है। इत्र आप कितना ही महंगा क्यों ना ले लो, लेकिन कभी किसी गुलाब की ओरिजिनल खुशबू नहीं तैयार कर सकता हो। मेरी बहुत सारी यादें हैं, ये लोग उनका विशेषण है। मैं अपने आप को जागर सेवक मानता हूँ। लोग मुझे किन किन नामों से विशेषण करते हैं, चाहे वो जागर सम्राट हो, सुर सम्राट हो, भागीरथी पुत्र हो, ये सम्मान लोगों ने दिए हुए हैं। ये विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ जैसे सेवक को प्रदान किए हुए हैं। उनके विशेषणों को बड़ी विनम्रतापूर्वक, बड़े आदर भाव से मैं अपने सिर माथे पर रखता हूँ।